Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, The Rise of Nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.1 को कंटिन्यू करेंगे, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को कंक्रीट फॉर्म देने में लैंग्वेज का, आर्ट का, पोइट्री का एक बड़ा रोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। फिर मैंने आपको बताया था कि रोमांटिसिज्म जो है वह एक कल्चरल मूवमेंट था। उस दौर के जो पोएट्स थे, जो आर्टिस्ट्स थे, वह इमोशन पर ज़्यादा ध्यान देते थे, वह साइंस और लॉजिक को क्रिटिसाइज करते थे। इसको कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। कहता है द एम्फेसिस ऑन वर्नाक्युलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate। कहता है कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर, वर्नाक्युलर लैंग्वेज का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, जो किसी खास रीजन में बोला जाता है। आप इसको लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं। कहता है कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देना और जो लोकल folklore है, मतलब जो लोकल साहित्य है, किसी खास रीजन का जो लिटरेचर है वह लोकल folklore कहलाता है। तो कहता है कि आप देखेंगे कि जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देना और लोकल folklore को इकट्ठा करना, ये सिर्फ एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को इसके जरिए से रिकवर करने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि जो है मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई, जो कि मोस्टली इलिटरेट थे। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि रोमांटिसिज्म जो कि एक कल्चरल मूवमेंट था, उस दौरान के जो पोइट्स थे, उस दौरान के जो राइटर्स थे, वह वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर, कलेक्शन ऑफ folklore पर वह ज़्यादा जोर देते थे, ताकि जो है लोगों को एंशिएंट नेशनल स्पिरिट और जो मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज है इस के जरिए से लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो कि मैक्सिमम इलिटरेट हैं। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। कहता है कि अब देखिएगा कि पोलैंड के केस में ऐसा ही हुआ, विच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। कहता है कि यहाँ पे देखेंगे कि पोलैंड को जो है 18th सेंचुरी के एंड में उसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया था, उसका विभाजन कर दिया गया था बाय द ग्रेट पावर्स रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। कहता है कि आप देखेंगे कि पोलैंड को जो है 18th सेंचुरी के एंड में जो महान शक्तियां थी, मतलब उस जमाने के जो बड़े बड़े जो देश थे, जो महान देश थे, जो ताकतवर देश थे, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को 18th सेंचुरी के एंड में डिवाइड कर दिया। Even though Poland no longer existed as an independent territory। कहता है कि जब पोलैंड को, जब इन देशों ने डिवाइड कर दिया, जब उसका पार्टीशन कर दिया, तो अब पोलैंड जो है वह एक आज़ाद देश नहीं रहा, अब वह एक आज़ाद क्षेत्र नहीं था। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन आप देखेंगे कि पोलैंड में जो है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जिंदा रखा गया म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए से। मतलब पोलैंड के जो लोग जो थे, भले ही रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने पोलैंड को डिवाइड कर दिया था, लेकिन पोलैंड के जो लोग थे उन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए से जिंदा रखा। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। कहता है क्या, उदाहरण के तौर पर कैरोल कुरपिंस्की ने जो है नेशनल स्ट्रगल, जो राष्ट्रीय संघर्ष जो था, उसको जारी रखा
म्यूजिक और ओपेराज के जरिए से, मतलब म्यूजिक और ओपेरा को उन्होंने हथियार बना लिया, जिसके जरिए से उन्होंने नेशनलिस्ट मैसेज को लोगों तक पहुंचाया। टर्निंग फोल्क डांसेज लाइक द पोलेनेस एंड माजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। कहता है कैरोल कुरपिंस्की ने जो है फोल्क डांसेज जैसे पोलेनेस और माजुरका को जो है वह नेशनलिस्ट सिंबल्स में चेंज कर दिया। तो इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट था, उस दौर के जो राइटर्स थे, जो पोएट्स थे, वह वेनिकुलर लैंग्वेज पर और फॉल्क लोर पर, मतलब जो लोकल फॉल्क लोर जो था उसके कलेक्शन पर ज़्यादा उनका जोर था। वह इसके जरिए से एंशिएंट नेशनल स्पिरिट और मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाना चाहते थे जो कि मैक्सिमम इलिटरेट थे। कहता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम पोलैंड के बारे में अगर बात करें तो पोलैंड को आप देखेंगे कि 18th सेंचुरी के एंड में रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने दो हिस्सों में बांट दिया। पोलैंड अब एक आज़ाद देश नहीं था, लेकिन वहाँ पर वहाँ के लोग जो थे उन्होंने नेशनलिज्म को, जो देश भक्ति की जो भावनाएं जो थी, उसको म्यूजिक और लैंग्वेज के जरिए से जिंदा रखा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि कैरोल कुरपिंस्की ने जो है ओपेराज और म्यूजिक को जो है इसके जरिए से उन्होंने जो है नेशनल स्ट्रगल को कंटिन्यू किया, और इन्होंने फॉल्क डांसेज जैसे पोलेनेस और माजुरका को नेशनलिस्ट सिंबल्स में चेंज कर दिया। अब ये जो है आप देखेंगे कि नेशनलिस्ट सिंबल्स बन गए थे। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। कहता है कि लैंग्वेज ने भी जो है एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करने में लैंग्वेज का भी एक बड़ा रोल था। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। कहता है कि अभी मैंने बताया कि 18th सेंचुरी के एंड में आप देखेंगे पोलैंड को रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रिया ने दो हिस्सों में बांट दिया था। तो देखेंगे कि पोलैंड पर रसिया की हुकूमत हो गई। तो जब रसिया की हुकूमत आई तो जो पोलिश लैंग्वेज जो था, पोलैंड में जो लैंग्वेज बोला जाता था, उसको अब कहा गया, मतलब स्कूल में ये हुक्म जारी किया गया कि आज के बाद जो है बच्चे जो है वह पोलिश लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे। एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। और हर जगह जबरदस्ती जो है बच्चों पर और हर जगह आप देखेंगे, सिर्फ स्कूल में नहीं, हर जगह जो है लोगों को कहा गया कि आज के बाद आपको रशियन लैंग्वेज में ही बात करनी है, रशियन लैंग्वेज में ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. कहता है कि 1831 में ये जो रसिया का जो रूल जो था, मतलब रसिया जो पोलैंड के ऊपर हुकूमत कर रहा था, उसके खिलाफ एक जो है आर्म्ड रिबेलियन, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने जो है रसिया की इस हुकूमत के खिलाफ हथियार उठा लिया, जो है क्रांति की, हालांकि इसको कुचल दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. क्लर्जी मैंने बताया था जो धार्मिक लोग होते हैं। कहता है कि इसके बाद आप देखेंगे कि पोलैंड में बहुत सारे जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, उन्होंने लैंग्वेज को नेशनल रेसिस्टेंस के विपन के तौर पर इस्तेमाल किया। Polish was used for church gathering and all religious instruction. कहता है कि पोलिश लैंग्वेज को आप देखेंगे, मतलब चर्च में जब भी लोग आपस में मिला करते थे, जब भी चर्च में गैदरिंग होती थी, तो वहां पर रशियन लैंग्वेज के जगह पर पोलिश लैंग्वेज बोला जाता था। मतलब हुक्म तो ये था कि आपको रशियन लैंग्वेज बोलना है, लेकिन जो आप देखेंगे कि जो रिलीजियस लोग जो थे उन्होंने इसका विरोध किया और पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल वो लोग करते थे जब भी चर्च में गैदरिंग होती थी, या अगर कोई भी रिलीजियस धार्मिक संदेश अगर देना है
तो वह जो है पोलिश लैंग्वेज में दिया जाता था, इसके बावजूद कि वहां पर पोलिश लैंग्वेज बोलने की मनाही थी। एज ए रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट्स एंड bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russian। कहता है कि इसका नतीजा ये हुआ कि लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जो प्रिस्ट्स थे और बिशॉप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसके अलावा उनको जो है रशियन ऑथोरिटीज ने उनको साइबेरिया वगैरह भेज दिया। किस लिए भेज दिया? तो चूंकि उन्होंने जो है जो रसिया की सरकार जो थी उसकी हुक्म की अवहेलना की थी, इसके लिए उन्होंने जो है चर्च गैदरिंग को पोलिश लैंग्वेज में आप देखेंगे कि वे लोग जब भी चर्च की गैदरिंग होती थी उसमें पोलिश लैंग्वेज बोला करते थे। द यूज ऑफ द पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, ये एक प्रतीक बन गया था रशियन डोमिनेंस के खिलाफ स्ट्रगल का। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।